हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, गॉसियन सतह क्या होता है, गॉस थ्योरम को प्रूव कैसे किया जाता है, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, गॉस थ्योरम क्या है, इस तरह से भी पूछा जाता है और गॉसियन सतह क्या है या इसको प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय क्या है। तो किसी बंद वक्र से होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद वक्र से क्या होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अगर कोई बंद वक्र है, गॉस का नियम एक बंद वक्र पर ही लागू होता है। किसी बंद वक्र के लिए उससे होकर गुजरने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स होगा, फ्लक्स यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाला फ्लक्स को हम लोग फाई से दर्शाते हैं। उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो अगर आपका ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय क्या है, तो आप बस इतना आंसर आप दे सकते हैं कि किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पर होकर होगा, किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई से हम लोग विद्युतीय फ्लक्स को दर्शाते हैं और विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर होता है E.dA, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E.dA बराबर Q/ε0, या E.dA को लिख सकते हैं EdA cos थीटा बराबर Q/ε0। ये हमें प्राप्त होता है कहाँ से, गॉस थ्योरम से। जहाँ ε0 क्या है, जहाँ ε0, ये जो ε0 है जो 1/ε0 गुना होता है, इसको प्रवैद्युतांक कहते हैं। नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब निर्वात की प्रवैद्युतांक कहते हैं, और इसका मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। ये अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। अगर ε0 की बात कर रहे हैं तो इसका मान होगा 8.85 गुना 10⁻⁻12। ठीक है, तो गॉस प्रमेय क्या है, बस आप इतना याद रखेंगे, किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का, आवेश को हम लोग क्यों मान लिए, तो उसका 1/ε0 गुना होता है। यह है गॉस प्रमेय। अब गॉस प्रमेय का उपयोग आप किसी भी सतह का विद्युतीय क्षेत्र निकालने के लिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए करेंगे, तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज गॉसियन सतह लेना पड़ेगा। तो गॉसियन सतह किसको कहते हैं, नेक्स्ट गॉसियन सतह यानी गॉसियन सरफेस। तो जब भी आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे ना, तो उसके लिए आपको एक गॉसियन सतह का कल्पना करना पड़ेगा। तो गॉसियन सतह क्या है, गॉसियन सतह एक काल्पनिक सतह है। ये एक काल्पनिक सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है। यानी गॉसियन सतह क्या है, एक काल्पनिक सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है। जनरली दो प्रकार के गॉसियन सतह का यूज किया जाता है। एक तो आपका गॉसियन सतह होगा जो गोलाकार होगा, एक गोलाकार जनरली गॉसियन सतह देखे जाते हैं, गोलाकार गॉसियन सतह, गोलाकार गॉसियन सतह, और एक गॉसियन सतह बेलनाकार। आवश्यकता अनुसार हम लोग इसका यूज करते हैं। एक गॉसियन सतह होता है जो बेलनाकार होता है, ये हो गया आपका बेलनाकार गॉसियन सतह, बेलनाकार गॉसियन सतह। तो अभी हम लोग क्या देखें, गॉस का थ्योरम जो था, गॉस का प्रमेय हमेशा एक बंद वक्र पर ही लागू होता है। तो जब भी आप किसी आवेशित चालक तार के कारण या किसी आवेश के कारण
विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त करेंगे तो उसके लिए आपको एक बंद वक्र चाहिए। बंद वक्र चाहिए तभी तो गॉस का प्रमेय उस पर अप्लाई होगा। तो उस बंद वक्र के लिए हम लोग एक सतह का कल्पना करते हैं, एक बंद सतह का कल्पना करते हैं। उस बंद सतह को ही क्या कहते हैं? गॉसियन सतह कहते हैं। यानी गॉसियन सतह एक काल्पनिक सतह होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या मान लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र का मान समान है। अब ये बेलनाकार गॉसियन सतह है तो इसके भी प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। ये गॉसियन सतह हो गया। अब अगर गॉस का प्रमेय प्रूव करने का है, हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। जैसा भी गॉस का प्रमेय पढ़ें कि किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, फाई बराबर Q/ε0। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं तो। ऐसे तो गॉस का प्रमेय पूछा ही जाता है 2 नंबर में, गॉसियन सतह है ही इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो गॉस के प्रमेय को सत्यापित करने के लिए दिया जाता है। हाउ टू प्रूव गॉस प्रमेय या गॉस के प्रमेय को सत्यापित करें। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक आवेश लिए, यहाँ पर एक कोई +Q आवेश लेते हैं। ये एक बिंदु आवेश है कोई +Q। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, या कहें कि इसके चारों ओर एक गॉसियन सतह हम लोग इस तरह से इमेजिन करते हैं। ये एक गॉसियन सतह ले लिए। ये गॉसियन सतह गोलाकार ही क्यों लिए? अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा बेलनाकार लेना चाहिए। तो 2 प्रकार का गॉसियन सतह है। अगर ये बिंदु आवेश के कारण हम लोग निकाल रहे हैं, इस बिंदु आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो इसके चारों ओर जो भी गॉसियन सतह लेंगे वो हमेशा गोलाकार लेंगे, याद रखिएगा। और अगर एक लंबे आवेशित चालक तार के कारण निकालते हैं, उसके लिए निकालना हो आपको विद्युत क्षेत्र का मान, तो कैसा गॉसियन सतह लेंगे? एक बेलनाकार। जैसे देखिए अगर एक चालक तार है, इसके लिए आप गॉसियन सतह लेंगे तो ये तार एक लंबाई में इसका ज्यादा है, यानी एक लंबा तार है। तो इसके लिए आप कैसा गॉसियन सतह कल्पना करेंगे? एक बेलनाकार गॉसियन सतह करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए? गोलाकार गॉसियन सतह लिए, क्योंकि एक बिंदु आवेश के कारण हम लोग निकाल रहे हैं। तो एक +Q बिंदु आवेश है। मान लेते हैं ये गॉसियन सतह का त्रिज्या r होगा, तो r त्रिज्या है, तो इस Q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। इस बिंदु P के पास एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ले लेते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लिए। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लेते हैं, ये वाला, जिसको हम नाम दे देते हैं dA। इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का नाम दे दिए dA। इस बिंदु Q से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या ले लेना है? dA ले लेंगे। अब इस dA पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो dA है इसकी दिशा ये किधर होगा? तो हमेशा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का दिशा होता है ना, उस सतह के लंबवत होता है। जैसे ये सतह है, इसी सतह पर नाप ले रहे हैं ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो हमेशा इसके क्या होगा? लंबवत होगा, इस तरह से। यानी इसका डायरेक्शन होगा जो इस तरह से होगा, सतह के बिल्कुल इस तरह से लंबवत। जैसे ये सतह है, अगर ये सतह है तो इसके बिल्कुल क्या होगा? लंबवत होगा। तो इस सतह के लंबवत होगा। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे अगर देखा जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से सूचित करते हैं। E का दिशा किधर होगा? तो ये +Q आवेश ये है, इससे उस तरफ यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा उस ओर होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा भी उधर होगा। और ये dA जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है उसका भी दिशा उधर होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि आप किए क्या, आप फिगर में क्या क्या किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो यहां लिख देते हैं, माना कि कोई +Q आवेश है जिससे कितना दूरी पर? r दूरी हम लोग माने, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर हम लोग क्या किए? एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल dA मान लिया है यहाँ पर। तो ये भी लिख देंगे यहाँ पर, बिंदु P पर
एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल DA लिया गया है। ठीक है, अब ये बिंदु P पर इस Q आवेश के कारण, इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर कुछ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम लोग E से दर्शाते हैं उसको, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए उसको वेक्टर E लिख दिए। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? तो किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, आवेश Q है तो यहाँ आवेश लिख दिए Q, अब बटा R स्क्वायर, तो दूरी तो R ही है तो बटा हो जाएगा R स्क्वायर। ये किसके लिए होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो इस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु जो P था, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बटा R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये बिंदु P पर जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहे होंगे, यानी इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण यहाँ से जो विद्युतीय फ्लक्स होकर गुजर रहे होंगे इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, ये एक DA अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिए हैं, इससे जो भी विद्युतीय फ्लक्स गुजर रहे होंगे, अब उसकी बात करते हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स तो ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है फिगर में DA एक छोटा सा क्षेत्रफल है, तो एक बहुत ही अल्प क्षेत्रफल से जो विद्युतीय फ्लक्स गुजर रहे होंगे इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे एक Q आवेश है ना, तो इसके कारण बिंदु P पर क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु P से होकर कुछ विद्युतीय फ्लक्स भी गुजर रहे होंगे, तो ये DA वहां पे एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिए हैं, ये बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल है, तो उससे होकर गुजरने वाले फ्लक्स भी क्या होंगे? बहुत ही छोटा सा फ्लक्स होगा, बहुत ही कम फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे उस फ्लक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं? D फाई मान लेते हैं। वहां से होकर गुजरने वाले फ्लक्स को क्या मान लिए? D फाई, क्योंकि एक अल्प क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स तो अल्पतम ही होगा, तो उस फ्लक्स को बहुत ही अल्प मानने के लिए हम लोग D लगा देते हैं, तो D फाई मान लिए। D फाई बराबर क्या होता है? E डॉट DA, तो यहाँ से D फाई बराबर हो जाएगा E डॉट DA, जहाँ E है वहां उस बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र और DA क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये DA है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं D फाई बराबर E और डॉट को हटा दिए तो DA cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको EDA cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा आ रहा है यहाँ पे, ये कोण क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E और DA अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी DA, इन दोनों के बीच के कोण को यहाँ पे थीटा से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो अब जरा देखिए फिगर में इन दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है। अभी हम क्या जिक्र कर रहे थे, ये DA जो होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये सतह के लंबवत रहता है, तो लंबवत है यानी इसका दिशा इस तरह से होगा, ऐसे सतह, ये सतह है ना, तो इस पर लंबवत वैसे ही रहेगा, तो इसका दिशा इस तरह से होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा इस Q आवेश के कारण, इस आवेश के कारण किधर रहेगा? उस तरफ रहेगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और DA दोनों का डायरेक्शन तो एक ही दिशा में है। अब दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है तो इन दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा?
ये इसका डायरेक्शन भी इधर है, इसका डायरेक्शन भी इधर है, ये दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा? ये दोनों तो समांतर रेखाएं हो गई ना, तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 0। दो समांतर रेखाओं के बीच कोई कोण नहीं बनेगा, यानी 0 बनेगा। तो इसको जो है, इसके बीच का जो कोण है उसको हम लोग कितना ले सकते हैं? 0। तो बस यहाँ पे जो थीटा आ रहा था उस थीटा के जगह पे आप क्या रख सकते हैं? 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी ए के बीच का कोण कितना प्राप्त हुआ अभी? 0। तो यहाँ लिखेंगे डी फाई बराबर ई डी ए कॉस कितना? 0। तो डी फाई क्या हो गया? ई डी ए कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, तो अब यहाँ 1 रखे या ना रखे ये तो ई डी ए ही होगा, यानी डी फाई बराबर प्राप्त हो रहा है ई डी ए। ई डी फाई कब प्राप्त हो रहा है? एक छोटे से अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के लिए, एक बहुत छोटा था अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डी ए, उससे होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स क्या था? डी फाई था। अगर हम संपूर्ण सतह के लिए फ्लक्स निकालें, ये जो फिगर था ना, इसमें ये छोटा सा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिए, उसके लिए अभी डी फाई हमको वहां पे मिला था। अगर इस पूरे संपूर्ण सतह के लिए हम लोग लिखें फ्लक्स, इस छोटे से सतह से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स वो प्राप्त हुआ, तो अब इस पूरे सतह के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां लिखते हैं संपूर्ण सतह के लिए विद्युतीय फ्लक्स, संपूर्ण सतह के लिए विद्युतीय फ्लक्स। डी फाई से किसको डिनोट किए थे? एक छोटा सा फ्लक्स के लिए। अब पूरे संपूर्ण सतह के लिए आप विद्युतीय फ्लक्स निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेट कर देंगे। कोई चीज इस तरह से बहुत ही अल्पतम है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो फिर से अपने पुनः वाला रूप में आ जाएगा। तो इधर जो ये है, इधर जो है डी फाई, इसको भी इंटीग्रेट कर दिए, इधर ई डॉट डी है इसको भी इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ समाकलन करने पर डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अरे भाई dx का इंटीग्रेशन x, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। थोड़ा सा मैथ बढ़िया रखना पड़ेगा अगर आप इसमें समझना चाहते हैं तो। ऐसे भी फिजिक्स और मैथ क्या है, एक तरह से मुसेरा भाई है। अब मैथ सही है तो फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, तो ये ई का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, ये ई बाहर आएगा, डी ए का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ क्या लिखेंगे? ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो फाई बराबर ई, और डी ए का इंटीग्रेशन फिर इसके जैसा क्या हो जाएगा? ए। प्राप्त क्या हुआ? फाई बराबर ई इंटू ए। तो फाई बराबर ई, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? बिंदु P पर निकाल रहे हैं ना हम लोग, टोटल कहानी बिंदु P पर चल रहा है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब थोड़ा सा यहां से देखिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आया था? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मिला था 1। देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो यहाँ पे वही पुट कर देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू ए है, इंटू ए है। ए मतलब क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल? तो यहाँ पे अब संपूर्ण सतह का निकाल रहे हैं ना, ये पूरा सतह का क्षेत्रफल, ये पूरा जो गॉसियन सतह था उसका क्षेत्रफल। तो ये कैसा गॉसियन सतह है? तो एक गोलाकार गॉसियन सतह है, यानी यहाँ पे हम लोग किसका क्षेत्रफल पुट करेंगे? गोला का क्षेत्रफल। तो गोला का क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो यहाँ पर a के जगह पे रख देंगे 4πr², संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, r² से r² कैंसिल, 4π से हो गया 4π कैंसिल, बच क्या रहा है? बच क्या रहा है? फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q। आखिरकार हमको प्राप्त क्या हुआ? फाई बराबर Q/ε0। दिस इज द गॉस थ्योरम। यही मिला था ना हमें गॉस थ्योरम से, ये गॉस का नियम हो गया आपका प्रूव। तो ये बड़े ही आसानी से हो गया गॉस का नियम प्रूव। तो इस तरह से आप गॉस के थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। बाकी अगर गॉस प्रमेय क्या है जानना है या गॉस थ्योरम क्या है, तो उसके लिए आपको बस
ये इतना ही याद रखना है कि किसी बंद वक्र से होकर गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और जब आप प्रूव करके लाएंगे तो आपको यही वाला प्रूव करके ले आना है, फाई बराबर Q × 1/ε0। ठीक है, धन्यवाद।